नून के रहनुमा आजम रज़ी तारा ने हमें ज्वाइन किया है। आजम साहब, मियाँ साहब, ये फैसला तो आ गया, मियाँ साहब के ऊपर एतराज़ बुनियादी ये लगा हुआ है उनके नॉमिनेशन पेपर पे कि ताहयात है, तो अब इस फैसले के बाद तो वो हर्डल भी हट गई है, क्या कहेंगे इससे मुताल्लिक़ आप? जी बिल्कुल हट गई है जी, और हमारा तो ये पहले दिन से ये स्टांस था कि जो समीउल्लाह बलोच है ये एक गैर मुनसिफाना फैसला है और आइन में दिए गए जो बुनियादी आइनी हकूक हैं उनकी ये नफी करता है कि आप किसी शख्स को किस तरह ताहयात नाअहल कर सकते हैं, जबकि आइन की किसी शिक में लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन या बैन फॉर पॉलिटिक्स का जिक्र नहीं है। आपने प्रोसीडिंग सुनी, जजेस के रिमार्क सुने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये कोई अजीब सूरत हाल है कि कोई शख्स अगर कत्ल करता है या अगवा बराए तावान या कोई संगीन तरीन जुर्म बशमूल रेप के, तो वो तो 5 साल के बाद अहल हो जाता है इलेक्शन लड़ने का। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं, 5 साल के बाद आप दोबारा इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने गोशवारों में या सासों में कमी बेशी कर बैठे या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे बैठे जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट थी, तो आप पे ये ताहयात नाअहली की तलवार लटका दी गई। ये ना तो इस्लाम में इसकी इजाजत है, तौबा के दरवाजे तो उसकी जो बड़ी जात है अल्लाह ताला की, उसने भी इंसान के लिए खोले, हम तो सारे बड़े गुनाहगार हैं। और आइन में कहीं भी फ्रेमर्स ने नहीं लिखा कि किसी शख्स को फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा बर वक्त फैसला किया क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आनी थी आरओज के फैसलों में, और वैसे भी ये एक गैर मुनसिफाना फैसला था। मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक धब्बा साफ किया है ये फैसला देकर। अच्छा, ये कहिएगा आर्टिकल 62 से मुताल्लिक जो उसकी दीगर कैरेक्टर से मुताल्लिक जो शिकायत थी, यानी उसमें ये कहा गया है कि पर्सन मस्ट बी ऑफ गुड कैरेक्टर एंड रेपुटेशन, पोजेस एडुकेट नॉलेज ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स एंड प्रैक्टिसेस, तो इसको भी उन्होंने यानी अब इसको कैसे देखा जाएगा? इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कागजात एक्सेप्ट किए जा रहे हैं तो इनको मद्देनजर नहीं रखा जाएगा इस शिक को क्या? नहीं, शिक तो देखिए आइन को तो उन्होंने ना चेंज किया। उन्होंने तो समीउल्लाह बलोच केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी थी कि अगर आप 62(1)(f) क्लॉज एफ के तहत नाहल हुए हैं, यानी कि आप सादिक और अमीन नहीं हैं, तो आप फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकते। उन्होंने वो एक दुरुस्तगी की है, और इस पे आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने, जो वकला जो कि कानून को समझते हैं, उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया। बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तो एक दरखास्त भी थी कि इसको रिव्यू किया जाए, इसकी नजरसानी की जाए। वो अच्छा हुआ, सारे केसेस यकजा हुए और एक लार्जर बेंच ने वो जो एक, मैं समझता हूँ जो एक नाइंसाफी थी उसको खत्म किया। और ये काबिल तहसीन बात है क्योंकि कानून का और खास तौर पे आइन की इस तरह की तशरीह जो आइन में दिए गए बुनियादी हकूक, फंडामेंटल राइट्स की नफी करती हो, वो कभी भी अदालत की मंशा नहीं हो सकती, वो कभी भी अदालती फैसला नहीं हो सकता। जी शाहजेब, आप इस पर क्या कहेंगे? आर्टिकल 62 से मुताल्लिक हमें ये मरीम नवाज भी बता रही थी कि जो कैरेक्टर से मुताल्लिक जो चीज़ें हैं कि कैसा कैरेक्टर होना चाहिए एक शख्स का जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, तो ये 62 की स्टैंडिंग क्या रहेगी इस दौरान, जबकि अभी पार्लियामेंट भी नहीं है? क्या ये आइन का हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा? थोड़ी सी कंफ्यूजन इस पे है अभी। आर्टिकल तो आइन का बहरहाल हिस्सा है, उसकी तशरीह का मसला हो गया था कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि आप अगर 62(1)(f) पर सादिक और अमीन नहीं करार पाते और एक कोर्ट ऑफ लॉ ये फैसला कर देती है तो आप ताहयात नाअहल है या आपकी मुद्दत नाअहली की क्या होगी। तो आर्टिकल तो अपनी जगह पर मौजूद है, उसकी तशरीह का मसला था जो सुप्रीम कोर्ट में, जैसे बंदियाल साहब की अदालत में और जमाने में जो कुछ हो रहा था ताहयात नाअहली की सूरत में कर दी थी, तो वो तशरीह अब बदल गई है। और जाहिर है आपको इस वक्त बहुत सारे लोग ये तनकीद करते नजर आएंगे जो कि हो रही है कि जी ये इस वक्त क्यों ये फैसला किया गया, तो फिर क्या करें? अगली पार्लियामेंट को फिर एक दफा लटका दिया जाए इस बात में कि जो भी अगला वजीर आजम होगा या अगला जो भी वजीर होगा, अगर तो उस पे ये तलवार हमेशा के लिए लटकती रहेगी कि अगली पार्लियामेंट आ गई, फिर उसके बाद उसके सादिक अमीन अगर कोई नहीं करार पाता, वो ताहयात नाअहल हो जाता है, फिर वही इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। तो गलत फैसलों की तस्हीह का तो जाहिर है हमेशा वक्त होता है, और ये बिल्कुल एक दुरुस्त तस्हीह की गई है क्योंकि ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद था इलेक्शन से पहले कि जो पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है उसको फौकियत हासिल है या फिर जो अदालत ने फैसला दे दिया है उसको फौकियत हासिल है ताहयात नाअहली के हवाले से। तो
तो इस मसले को इलेक्शन से पहले ही हल होना था। अगर ना होता तो हम कुछ अरसे बाद एक और क्राइसिस में फंस सकते थे। एक नई पार्लियामेंट आती और उसमें हमेशा ये बहस रहती, और आप फर्ज कीजिए कि अगर वजीर आजम नवाज शरीफ साहब बन जाए, जैसा कि दावा कर रहे हैं नून लीग के जी अगले वजीर आजम के उम्मीदवार वो हैं, तो फिर एक तलवार लटकती रहती कि जी वजीर आजम तो बन गए मगर अदालतों में मामला चैलेंज हो रहे हैं कि अदालत पहले ये बताए कि जो मुल्क का वजीर आजम बना ये ताहयात नाअहल है या नहीं, क्योंकि जो पार्लियामेंट का कानून साजी थी उसको फौकियत हासिल है या फिर जो 5 रुकनी बेंच था उसको फौकियत हासिल है, और मुल्क ने उसी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहना था, या फिर कोई और वजीर आजम बने नवाज शरीफ साहब की जगह तो उसका कोई ऐसी चीज निकल आए जो उसने डिक्लेयर ना की हो, जो लाइक एक रिसीवेबल सैलरी जो कि नवाज शरीफ साहब का मामला था, और फिर उस वजीर आजम के सर पर तलवार लटकती रहे अगर वो राइट साइड पर ना खड़ा हो इदारों के, जैसा कि हमने नवाज शरीफ साहब के केस में देखा था। तो ये मामला तो मुल्क में बहुत इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। अगर कोई सही टाइम था इस फैसले को रिवर्स करने का तो वो यही टाइम था, जबकि जो जजमेंट लिखने वाले थे वो खुद कह चुके थे कि तो जालिमाना फैसला है, ऐसा कैसे हो सकता है जस्टिस बदियाले जैसा कि कहा। जी शाज़ेब हमारे साथ ही रहिए। आजम नज़ीर तारबी हमारे साथ हैं। सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब ने हमें ज्वाइन किया।